आइए दोस्तों गौर करते हैं वही पुरानी कहानी की तरफ। घमंडी राजकुमारी उसका तीसरा भाग। जब वो राजकुमार उस रानी को लेकर अपने राज्य में जाता है, उस परी को साथ में लेता है और परी को लेकर साथ में वजीर नौकर की लड़की के साथ अपनी शादी करके राज्य में आते हैं। हंसी खुशी के साथ समय बिता रहे हैं। तो बाज से एक दिन तोता कहने लगा, भैया बाज, तुम इस रानी के पास काफी समय से हो, ऐसा करो कुछ इसके बारे में बताओ। तो बाज कहता है, भैया तोता, मैं इसके साथ जन्म जन्म से हूं। मैं तुम्हें बताता हूं इसके पिछले जन्म की कहानी। जो इस समय थी घमंडी, उसी जन्म में भी ये बहुत घमंडी थी। और कहती है, एक राजा हुए धर्मसेन, बड़े महान राजा थे जिन्होंने अपने प्रजा में अपना नाम रोशन किया है। और रानी कहती है, बाज कहता है, भैया तोता, अरे थे धर्म नगर के राजा एक, जो धर्मसेन तपधारी थे। बाज कहता है, भैया तोता, धर्मनगर के एक धर्मसेन राजा थे। अरे धर्म नीत आचारी थे। और बात कहता है, भैया तोता, कहने लगा, भैया ये राजकुमारी घोड़ा की सवारी करती है, मगर इसके अंदर वही घमंड, वही एटीट्यूड जो इंसान को देखती थी नजरों से। इसे मर्द पहले से ही नजर अच्छा नहीं लगता था। हुआ ऐसा, नजरों से कोई गुजरता पर दरबार में उसको ले जाकर हाय फांसी दे लगाई है। कहने लगा, भैया इसके अंदर इतना घमंड था, नजरों से अगर गुजरता था उसे फांसी लगवा देती थी। घोड़ा की सवारी करती है। एक दिन से राजकुमारी ने घोड़ा की सवारी की है और घोड़ा की सवारी करने के बाद आरे कदना जा बेटी ने घोड़ा की करी सवारी। इस बेटी ने घोड़ा की सवारी की है, आगे
बाजार के लिए चली है। अरे कदना जा बिटिया ने घोड़ा की करी सवारी, बाजार में है चल दीनी, बाजार में है जा चल दीनी, एक कौतुक रही थी निहारी। कमजोर था बिल्कुल भी रास्ता तो चला नहीं जाता था। उसने कहा कि जे रास्ते में जा रही थी, घोड़ा की सवारी पर थी, देखा एक रास्ते से मछुआरा आ रहा था, अपनी मछलियों की टोकरी ऊपर रखा है। बेचारा कमजोर है, बुढ़ापे की हालत में उस पर रास्ता चली नहीं जा रही थी। इसने उसे देखा है तो एकदम से ललकार कर कहने लगी, अरे तू कौन है और कहां के लिए जा रहा है? बेचारे बूढ़े आदमी ने ये सुना है, डांट को फटकार को सुना है तो एकदम से कपकपाने लगा और जो टोकरी मछलियों से भरी हुई थी वो रास्ते में गिर पड़ी और गिरते ही उसमें कुछ पानी था, वो पानी के छींटे उसके कपड़े पर पड़ गए। उसने नौकरों से कहा है ऐसा करो, इस बूढ़े आदमी को बनवा लो और इसकी आंखें फुलवा दो। दरबार में ले जाकर पहुंची है और इसने क्या किया, आरे करो हुक्म है करो, कहीं नौकर से ऐसी बानी है, जाकी आंखें पे जो फोड़ जरा बस इतनी कहने हमारी है। इस राजकुमारी ने नौकरों से कहा इसे पकड़ लो और इसे दरबार में लेके चलो, इसकी गर्म सलाखों से इसकी आंखों को फोड़ूंगी मैं। इतना सुना मछुआरे ने बिटिया से गई है पानी को, अरे हाथ जोड़ के बोला है मेरी माफ करो महारानी को। हाथ जोड़कर वो रानी ने कहा है, महाराज बूढ़े आदमी ने कहा ऐसा करो, मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर हूं, मुझ पर कमजोरी की हालत है, रास्ता चली नहीं जा रही है, तुम्हारे डर के मारे टोकरी धरती पर गिर पड़ी है, मछलियां फैल गई हैं और ये पानी के छींटा तुम्हारे कपड़ों पर गिर पड़े हैं, मुझे माफ कर दो। वो राजकुमारी कहने लगी मैं तुझे माफ कर दूं, अरे तू दरबार में चल, मैं तेरी गर्म सलाखों से आंखों को फुड़वाऊंगी। हाथ जोड़कर बूढ़ा आदमी कहता है अरे बेटी, अरे हाथ जोड़े बाबा कहे अरे मेरी बिटिया, चलो नहीं जाती जी। छोड़कर बूढ़ा आदमी कहने लगा बेटी, अरे तू मुझे माफ कर दे, मुझ पर गैल नहीं चला जा रहा, कमजोर की हालत है, क्योंकि मैं अपनी मछलियां बेचकर अपनी गुजर चलाता हूँ। अगर तू मेरी आंखों को फुड़वा देगी तो मेरा परिवार कैसे पाला जाएगा। अरे भारी बजलाइना मछलियां में अरे मेरी बिटिया, मोपे बजना रूपो उस
उस रानी से कहने लगा, राजकुमारी से, बेटी मुझ पर गैल चला नहीं जा रहा है, धोखे से अगर गलती हो गई तो उसे माफ कर दे। मगर ये इतने घमंड में चूर थी, इसने कोई बात को नहीं सुना है और नौकरों से कहा इसे मारो। नौकरों ने इसे बेरहम से मारा है। मगर यही घमंडी रानी खड़ी खड़ी देखती रही। बेचारा बूढ़ा आदमी कहने लगा, ऐसा करना है, मेरी आंखों को फोड़ना है, तुम मेरी बेशक आंखें फोड़वा देना, मगर ऐसा करो इन मछलियों को ले जाकर मैं अपने घर पर दे दूं, क्योंकि इसे बेचकर कुछ दिन गुजारा चलता रहेगा। महाराज वो बूढ़ा आदमी उन मछलियों को बीनता है। तब तक क्या देखा है, एक लड़का नौजवान उसी गली से गुजर रहा था। बेचारा बूढ़े की हालत को देखा है तो एकदम से उसके अंदर रहम आया है। उसने अपनी हाथों से मछलियों को बीनने लगा, उनकी टोकरी में भरने लगा। नौकरों ने कहा, अरे तू कौन है? तो इसकी मदद करने के लिए आया है, मैं इसकी आंखें फोड़ने के लिए राजा के दरबार में पेश करूंगा। एकदम से बूढ़ा आदमी फिर कहता है, बेटी अरे अरे जाने जोड़े दोनों हाथ और बेटी माफ करो तुम हमको। उस लड़के से जब नौकरों ने उससे भी मारने लगे तो बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़े और कहा, बेटी अरे तू माफ कर दे, तू कैसी है? क्योंकि मेरी कमजोरी की हालत में तुझ में रहम नहीं है। अरे जाने जोड़े दोनों हाथ, बेटी माफ करो तुम हमको। और बूढ़ा आदमी कहता है, बेटी अरे मेरी रानी घर पे मारी जाएगी, मेरी मेरी रानी घर पे मारी जाएगी, मेरी अरे मेरी घर हो जाए वो बर्बाद, बेटी माफ करो तुमको। वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ जोड़ता है मगर उसके अंदर रहम नहीं आता है। उस लड़के ने टोकरी में मछलियों को भरवाया है। नौकरों से कहा है, क्यों भैया तुम इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तुम्हें ये तरस नहीं आता, ये कमजोर है। बाबा के पास में जाकर बाबा से कहने लगा, बाबा आप क्यों दुखी हो, मुझे अपने बारे में बताओ। तो बाबा कहते हैं, बेटा अरे मैं क्या बताऊं, मुझ पर गलती जो हो गई सो हो गई, मगर ये मेरी आंखें फड़वाने के लिए जा रही है, इसने मुझे नौकरों से पिटवाया है। उस लड़के ने भी विनती की मगर उसको कोई समझ में नहीं आई। तो उस लड़के ने कहा, जाओ तुम इन्हें ले जाओ, मगर मैं भी कहता हूं तुम इन्हें मार नहीं सकते हो, ना इनकी आंखें फोड़ सकते हो। इतना कहने के बाद वो राजकुमारी उस बूढ़े आदमी को महलों के अंदर ले जाती है, अपने पिता से कहती है, इसकी आंखें फड़वा दो। पिता ने कहा, आप चिंता मत करो, सुबह इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इधर हुआ ऐसा, वो बेटी रात को जब शाम हुई है, रोजाना नौकरों को लेकर, और रोजाना नौकर को लेके और महल के बीच से धारे,
जो राजकुमारी नौकरों को लेकर अपने महलों के अंदर सोने के लिए जाती है। रात हुई है, बारा होना हारा भला पान रे नाय बेटी काहू पे जागे। महाराजा बदना के खेल बड़े हैं खेल, और जो कोई कर पावे भैया नाय मिटे वो खेल। भैया बाई रात में कौतुक है बा महला में हुई गो है। भैया बाई रात में है बा कौतुक महला में हुई गो है। महाराज रानी सोने के लिए जाती है, रोजाना नौकरों के साथ पहरेदारी लगवाती है, मगर उस दिन उसने कहा कि ऐसा करो, आज कोई नौकर मेरे पास पहरा नहीं देगा और मैं अकेली राजमहल में सोऊंगी। राजकुमारी महलों के लिए चली जाती है। इधर हुआ ऐसा, रात में वही लड़का जो उस बूढ़े की मदद कर रहा था, उसने कहा था, आधी रात के समय वही लड़का आया और उसने क्या किया है, देखा है राजकुमारी सोए रही और बिस्तर पे है आए। इधर राजकुमार ने सोच के एक कौतुक दियो दिखा। उसने क्या देखा है, राजकुमारी बिस्तर पर सो रही है, एक मेज पर गमला रखा है, फूल जगमगा रहे हैं, उन फूलों के बीच में एक सुंदर सो हीरा न्यारो है। देखा है बहुत सुंदर, उस गमलों के बीच में एक हीरा रखा हुआ है, उसके द्वारा उस कमरा में इतना उजाला था। एक सुंदर सो हीरा न्यारो है बेटा, सोच रहो रे मत पारो है वीरन। उसने क्या किया, हीरा को तुरंत निकालो है, लेके चलती नो तब धारो है वीरन। उसने देखा पुष्पों के बीच में एक बहुत सुंदर हीरा चमक रहा है। उस चमक के द्वारा, उस हीरा के बदौलत उस कमरा में इतनी रोशनी थी। उसने इस हीरा को निकाला है, अपनी पगड़ी में रखा है और भेष बदलकर उस महल से निकल गया। इधर रानी को जब अंधेरा महसूस हुआ, एकदम से उठी है, उसने देखा वो हीरा गायब है। एकदम से महलों के अंदर से भाग खड़ी हुई और जाकर के उसने एक घड़ियाल की जंजीर को खींचा है। सारे राज्य में हाहाकार मच गया और सोचने लगा राजा के दरबार में कोई चोर घुस गया है। और उसने क्या किया, आरे अगली महल में सोई रही थी भैया राजकुमारी। महाराज की तीनों बन घड़ियाल बजाए
इधर राजा भागता हुआ उस घड़ियाल की आवाज सुनकर भाग खड़ा आया है। उसने देखा है मेरी बेटी उदास है, एकदम से बेटी के महल में आया। सोचने लगा कौन आया है, एकदम से बेटी से पूछा है। बेटी ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो सो रही हूँ, मगर मेरे कमरे से हीरा गायब है, वो हीरा लेकर चला गया है, इतना सुना है। तो एकदम से राजा ने कहा सारे पहरेदार क्या मर गए थे? रानी ने कहा मैंने इनसे मना कर दिया था, राजकुमारी को समझाया है, और राजा ने सुबह होते ही ऐलान करवा दिया है कि जो कोई चोर को ढूंढ कर लाएगा हम उसे इनाम देंगे। इधर राजा के दरबार में जब ऐलान हुआ है, अरे सब प्रजा के भाग पड़े और दरबार में पहुंचे जाई है। अरे तरह तरह के लोग पकड़ के पेश करत मेरे भाई है। राजा के दरबार में तरह तरह के लोग पेश करते हैं, मगर किसी के पास हीरा नहीं है। इत होनहार बलवान बड़ी बेटा ने मता विचारो है। दरबार में पहुंच के राजा ढिंढाए अपना वचन सुनायो है। महाराज तरह तरह के लोग पकड़ के आते हैं। इधर वही लड़का जो हीरा को लेके गया, उसने सोचा इस हीरा की बदौलत मैं उस बूढ़े आदमी को छुटा सकता हूँ। जाकर के पहुंचा है, उसने कहा है महाराज आपका हीरा मुझे मिल गया है, मेरे पास है। राजा को जब दिया है तो राजा ने उसे इनाम दिया और कहा बेटा कुछ मांग ले तू। और तो लड़का कहने लगा महाराज अगर देना चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दो। अरे बूढ़े बाबा को मेरे राजन दियो हाय छुटवाई। उसने कहा है महाराज अगर देना चाहते हो तो बूढ़े आदमी तुम्हारे या कैद है उसकी आंखों को फोड़ोगे आप, उसे छुड़वा दीजिए। और जो नौकर है पकड़ के लाए फांसी दे लगवाई। महाराज सुने जब हाय बेटा के नैन और भूपत भव महाराज मरद है भैया सुन बेटा की बात भूपत ने मेरा सुनाई है। वीरा सुन बेटा की बात भूपत ने मेरा सुनाई है। वीरा सुनाई है, लाल ने वीरा सुनाई है। भैया सुन बेटा की बात भूपत ने मेरा सुनाई है। कहने लगा महाराज उस बूढ़े आदमी को छुड़वा दीजिए और जो नौकर उस बाबा को पकड़ के लाए उनके लिए फांसी लगवा दो। तो राजा ने कहा बेटा एक बात मुझे बता दे, उस बूढ़े आदमी से तेरा क्या रिश्ता है, तो उसे छुड़वाना चाहता है? तो कहने लगे नहीं, क्योंकि वो कमजोर है, अपनी गरीबी में समय को काट रहा है, और तुम्हारी बेटी इतनी घमंडी है, जरा सी बात पर उसकी आंखों को फड़वाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है, क्योंकि तुम भी एक गुनहगार हो, हीरा तुम्हारे पास है, तुम भी एक चोर हो। राजा ने उस बूढ़े आदमी को तो छुड़वा दिया और कहा ऐसा करो इस लड़के को पकड़कर मेरी जेल में डाल दो। नौकर को लेकर और उस लड़के को लेकर उस जेल में डाल दिया है। इधर बूढ़ा आदमी चला आता है, महाराज रानी के पास पहुंचा है, तो कहा इसके साथ क्या किया जाए?
राजकुमारी को बुलाया। राजकुमारी ने कहा ऐसा करो तुम इसे फांसी लगवा दो। महाराज उसको मारने के लिए विचार कर रहे थे। उसने नौकरों से कहा है, जल्लादों से कहा तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि तुम मुझे फांसी नहीं लगा सकते हो। और कहा है अरे हाथ जोड़े कहने लगो अरे मेरे भैया ने कहा सुनियो बचन हमारी। कहने लगा इस कैद से छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे मार पाओ। इधर हुआ ऐसा, राजा ने कड़ी सी कड़ी, वहां पर नौकर चाकर जहां पर एक था वहां पर दुगने कर दिए और कहने लगे सारी रात इसकी रखवाली करो। मगर हुआ ऐसा, जैसे ही सुबह हुआ है नौकरों ने देखा है उसके जेल के अंदर वो लड़का नहीं है, वहां से गायब हो चुका है। अब तो रानी जो राजकुमारी थी बड़ा बिलखने लगी, कहने लगी पिताजी मेरी बात सब झूठ होती जा रही है। मैं उस बूढ़े आदमी को लाई, उसको भी छोड़ दिया और इस राजकुमार को भी लाई, इतने नौकर होकर भी वो चला गया। तो कहने लगे एकदम से राजा कहने लगे अरे चिंता मत करिए मेरी बिटिया बहुत बड़े बलधारी। राजा कहने लगा चिंता मत करो हमारे पास बहुत बलवान है, तो बचकर कहां हो जाएगा। अरे चिंता मत करियो मेरी बेटी बहुत है जे बलधारी। अरे आज जाए तो कल बाको हम फांसी देंगे लगवाई। कहने लगी महाराज आप चिंता मत करो। इधर हुआ ऐसा, उस राजकुमार को पकड़ने के लिए नौकर भेजे मगर वो कहीं नहीं मिला। अब सोचने लगे उसे कैसे मिला जाए। उन्होंने वही बुजुर्ग आदमी को फिर से पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उस राजकुमारी ने अपने महलों के अंदर रखा है। कहने लगा अब यहाँ वो आएगा, यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। इधर बेटा ने उस राजा से सुबह कहा है महाराज तुम पकड़ करके ले जा रहे हो मगर मैं तुम्हारे ताज को रखूंगा नहीं। उसने क्या किया, रात में ऐसा लगा कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। आवाज को सुनकर राजा भागा है तो देखा है ना वहां पर बूढ़ा आदमी है और ना वह लड़का है, और देखा है मेरी लड़की धरती पर पड़ी है। ऐसा लगता है उसे किसी सरप ने डस लिया है। बन के सरप है डस लीनो और फौरन हुआ रमाना वो बेटी धरती पे गिर गई है। जाके मुख से जान का पाना वो
उसने देखा राजकुमारी धरती पर पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। राजा सोचने लगा मेरी बेटी को एक सरफ दस के चला गया। उसने क्या किया, रोता है लड़की भरी भरी पे, मेरी बिटिया क्या है कहत हूँ, रोता है रानी के पास वो, रानी हिलकी भर बोल लगी। राजा ने देखा, एकदम से रोने लगा, बिलख रहा है, रानी भी रो रही है। लड़की राजकुमारी धरती पर पड़ी है। प्रजा के लोग समझाते हैं और समझाने के बाद राजा ने उस लड़की को एक गड्ढे में गाड़ दिया है, ऊपर से समाधि बनवा दी है। बनवाने के बाद राजा तो आराम से अपने राज्य में रह रहा है। इधर वही लड़का रात में उस रानी की लाश को उसी समाधि में से खोदता है और घोड़ा पर सवार होकर किसी दूसरे देश में चला जाता है। आधी रात के समय भागता जा रहा है, सोचने लगा अगर मैं इस तरह से इस बेटी को ले जाऊंगा, इस राजकुमारी को ले जाऊंगा तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। उसने एक झाड़ी में उस लाश को रखा है। झाड़ी में रखने के बाद एक लकड़ी का संदूक बनवाया है। संदूक बनवाने के बाद अरे लेके लाश को धारी लायो, अरे मेरे भैया कोई बढ़ के चलो है आगारी जी। बाज कहता है भैया तोता, उस लड़का ने लकड़ी का संदूक बनवाकर उसकी लाश उस संदूक में रखी है। आगे बढ़ता जा रहा है, नाए पता कहाँ जादू है, अरे मेरे तोता मेरे कछु समझ नहीं आई। बाज कहता है भैया तोता वो लकड़ी के संदूक में रखकर जब चला है, उसे ये नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं। आधी रात हो चुकी थी। उसने सोचा कहीं जाकर के थोड़ी देर आराम करेंगे। आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो देखा एक सौदागर, वही सौदागर उसे मिलता है। और सौदागर ने जब देखा है, सौदागर ने कहा है भैया तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे लगता है कोई मेहमान हो, ऐसा करो तुम मेरे साथ चल सकते हो, मेरे यहाँ रात गुजार लो, सुबह चले जाना। सौदागर की बात सुनकर सोचने लगा अंत कहीं जाऊंगा तो हो सकता है इस लाश को लोग देख लें और मुझे राजा के पास भिजवा दें। महाराज सौदागर के साथ वो पहुंचा है सुंदर महल में। जब देखा है सुंदर से महल में देखकर और बेटा ने मतो बिचारा है, और एक रात की सोच कर है उसने किया गुजारा है। वही बेटा उस लकड़ी के संदूक को लेकर चला है सौदागर के यहाँ। सोचने लगा रात गुजार लूंगा, सुबह अपने यहाँ चला जाऊंगा। पर नहीं पता ये चांडाल में हम भी यहाँ पर फंस जाएंगे। जादूगर के भेष सौदागर कहाँ यहाँ रह पाएंगे। महाराज को
पास पहुंचा, मगर उसे ये नहीं पता ये सौदागर के भेष में है, मगर एक जादूगर है। जाकर के एक सुंदर महल में उस सौदागर ने उसको दिखाया, जाकर और कहा भैया यहाँ आराम करो। भोजन कराया है। भोजन खाने के बाद देखा है एक मेज पर एक मोर रखा है, उस मोर के चारों तरफ मोती लटक रहे हैं। तो सौदागर से कहा है भैया ये मोर बहुत सुंदर है। तो सौदागर ने कहा भैया ये मोर जब नाचता है तो और सुंदर लगता है। तो कहने लगे इसे नचाओ। उसने कहा ये अपने समय पर खुद नाचने लगेगा। इधर सौदागर उसे देकर उस कमरे की चाबी देकर चला जाता है। उसने क्या किया है, पहले तो संदूक को खोला है, लकड़ी के बने हुए संदूक से उसकी लाश को निकाला है। और उसने क्या किया, हाथ में ले रुमाल रे और सर पर पलौ धारी। उसी लड़का ने एक रुमाल को निकाला है, उस रुमाल की थोड़ी हवा की है, एक सरफ बन गया है। सरफ बनकर जो उस लड़की को उसने काटा था उसके चेहरे को पीने लगा है। आया हाथ में रुमाल रे सरफ पर पलौ धारी, और चेहरे को लगो है पीने रे, तब खड़ी भई सुकुमारी। महाराज के उठ के खड़ी भई सुकुमार, और देखो पास में कहा है वो सुंदर राजकुमार। बिटिया मन ही मन में कहे हाय मुझो को है, लाड़ो मन ही मन में सोचे हम तो है। उसने एक रुमाल को निकाला है, हवा की है, एक सरफ का भेष बनाकर उसके जहर को पी लिया और बेटी वो जिंदा हो गई। जिंदा होने के बाद आधी रात के समय उसने देखा है जो मोर था वो अपने आप नाचने लगा है। मोर को नाचते देखा है, उसके परों में वो मोती लटक रहे थे, देखने में बहुत सुंदर थे। अरे मन मोहे गयो तब बधाई है वीरन, मोर की बाप है मान्यारी है भैया। जब मोर नाचा है बड़ा सुंदर है, मगर हुआ ऐसा उसके पर से एक मोती जो मोती था वो टूट कर धरती पर गिरा है। एकदम से भाग खड़ा हुआ मोती उठाने के लिए। राजकुमारी ने रोक लिया, कहने लगी तुम रुक जाइयो तब पधारी है जावे, मानो बात हमारी है वीरना। उसने मोर को नाचते हुए देखा, मोर के परों से एक मोती टूटकर गिरा है। राजकुमार उसे उठाने के लिए बढ़ा है तो उसने कहा है तू ऐसा मत कर, क्योंकि किसी की चीज पर हमारा अधिकार नहीं है, हम यहाँ रात गुजारने के लिए आए हैं, तू हमें यहाँ लाया है। मैं तो एक ख्वाब में खोई हुई हूँ, मैं कब से सो रही हूँ। उसने सारी हकीकत को बताई है, मगर उसे मोती को उठाने नहीं दिया। इधर मोती तो पड़ा है, राजकुमारी सो गई, इधर सरफ सोचने लगा ऐसा करो मैं इस राज को घूमकर देखूं इसमें क्या क्या है। उसने सरफ का भेष बनाकर वही लड़का सारे राज्य में घूमने लगा है। बड़े बड़े सुंदर महल हैं। आगे देखा है एक बहुत सुंदर कोठरी है, उस कोठरी में वही सौदागर जादूगर, जहां पर एक लैंप जल रहा है, जहां पर लैंप जलाकर एक
टोटी को लिए बैठा है जिसमें से धुआं निकल रहा है, और धुआं को देखकर एकदम से वो सर्प घबरा गया। आर घबराए गयो हाय सर्प रे, जब लौट भ्रात मेरे आयो। उसने उस लैंप को देखा है, एकदम से घबरा गया, लौट आया, पुनः आकर वहां सो गया। आरे देखो बहुत बेटा ने हाय लौट तुरंत वो आया, और सुन जादूगर को हाल रे। आरे देख जादूगर को हाल रे, के मन ही मन घबराया। महाराज लला के छक्का छूट गए, और आए एकदम कही घात मेरे ऐसे वचन कहे। बेटा बिटिया से यूं कहे मोर हम यहाँ से चल देंगे, बेटा बिटिया से यूं कहे मोर हम यहाँ से चल देंगे। सर्प देखकर एकदम से वापस हो आया है। उसने देखा है उस लैंप को जला रहा है, और उस धुआं के द्वारा देख रहा है उस जहां वो मोती पड़ा था, सारी हकीकत वो जादूगर उनकी देख रहा था। उस जादूगर ने की हकीकत को देखा, एकदम से वही लड़का भाग कर आया है, उससे राजकुमारी को जगाया और कहा यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि एक जादूगर है हमारे साथ, पता नहीं क्या कर सकता है। सुबह हुआ है, जादूगर पुनः आ गया और कहा बेटा ऐसा करो अब भोजन कर लो। कहने लगा नहीं, मैं अपने देश के लिए जाऊंगा, मुझे देर हो रही है। उसने समझाया आप चिंता मत करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर राजकुमारी को धीरज दिया है, वो वहां रुक गई है और कहा बेटा मैं जा रहा हूं, आप ऐसा करो जो हमारे पास बाग है फूलों का, वहां पर चले जाओ। राजकुमारी को साथ लेकर, राजकुमारी को लेकर के बाग की ओर बढ़ गयो। कौतुक वन देखो नोएक। बात कहता है भैया जब वो बाग की तरफ देखा है तो फूल जिस पर लगे थे वहां पर एक पत्ती भी नहीं थी, हरे पीले लाल फूली फूल नजर आ रहे थे। बाग की तरफ वो देख रहे जहां बिना पत्ती के फूल लगे, बाग की तरफ वो देख रहे। और आगे बढ़ के देखा है, आगे बढ़कर थोड़ा आया, पशु पक्षी बाहर ले रहे थे। एक पिंजड़ा ऊपर टंगा हुआ, एक पिंजड़ा ऊपर टंगा हुआ, कुछ पक्षी बाहर उसने देखा है बिना पत्तियों के फूल लगे हैं। आगे बढ़कर आया, एक पिंजड़े को देखा है, उस पिंजड़े में पक्षी रो रहे थे। उन पक्षियों ने देखा है और कहा है भैया तुम भी आ गए, अरे हम यहाँ बरसों से पड़े हैं, ये एक जादूगर है, इसकी कैद में हमें बरसें हो गई हैं। तो उसने सारी हकीकत को जब बताया है तो वो पक्षी कहने लगा भैया जो आप लैंप को तुमने देखा है जिसमें चिमनी की तरह से धुआं निकल रहा है, जिस दिन वो चिमनी टूट जाएगी हम जितने
फूल देख रहे हो, ये फूल नहीं है, ये सब नौजवान हैं। इस चिमनी को अगर तुम तोड़ दोगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे। सरफ के भेष में वो फिर से पहुंचा है और सोचने लगा अब मैं इसे तोड़ूंगा तो जरूर, क्योंकि मेरे पीछे जाने कितनों की जान बच जाएंगी। उसने क्या किया, आकर के तुरंत वहां पहुंच गया जहां जादूगर यहाँ रहता है। बात कहता है भैया तोता, वो जादूगर जहां पर था वही जगह पर आया है। उसने देखा है जादूगर वहां नहीं है और वही चिमनी और वही लैंप रखा है। उसने क्या देखा, आकर के तुरंत वहां पहुंच गया जहां जादूगर है बैठा था, पर जादूगर वहां था नहीं। बेटा ने किया झपेटा है। वहां पर आया है जहां पर जादूगर बैठा था, मगर वहां पर उस समय जादूगर नहीं था वो। और उसने उस चिमनी को लेकर जब धरती पर पटका है, उसके दो टुकड़े हो गए। लैंप को फोड़ दिया है। जब फूटते ही उसने दोबारा देखा है जहां पर फूल थे वहां पर निरे इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा भैया इसने जाने कितने की धन दौलत को लूट लिया है। और जो सौदागर के भेष में रहता था, काफी सौदागर उसके कब्जे में थे। सौदागर ने हाथ जोड़े हैं, भैया इस आजाद करने के तुमने बहुत एहसान किया है मुझ पर। सबको लेकर वो साथ आया है, भाग खड़ा हुआ इधर। वो जादूगर जब लौट के आया है, देखा है जो मोर था वो भी इंसान है, जो फूल थे वो भी इंसान है। सोचने लगा, वो राजकुमार लैंप तक पहुंच गया है। उसने देखा है लैंप टूटा पड़ा है। अब वो पीछा करने लगा है, राजकुमारी को ढूंढने की तलाश में पहुंचा है। इधर बेटा एक राज्य में पहुंचकर आराम करता है। उसने क्या देखा, एक राजा के शहर में हाय बेटा पहुंचो आई। महाराज उसने घोड़ा की सवारी तो त्याग दी और उस जहाज पर बैठकर सौदागर के साथ में वो राज के दूसरे राज्य में आ जाता है। इधर वही जादूगर भागकर अपनी शक्ति के द्वारा, जोशी के द्वारा उसके पास पहुंचा है। उसने राजकुमारी को उठाया है और उठाकर भाग खड़ा हुआ। राजा ने अरे घोड़ा की करी सवारी, जिस समय वो जादूगर उस राजकुमारी को लेकर चला है, वो बेटा एकदम से घोड़ा की सवारी को करके चला है। अरे घोड़ा की करी है सवारी और आगे लग गो हाय पिछारी।
की सवारी की, उस जादूगर को जाकर मार दिया है और ले जाकर उसी राजकुमारी के पिता के पास में पहुंचा है। उसने देखा है अपनी बेटी को और कहा है इस राजकुमार ने चोरी से मेरी बेटी को ले तो गया है, मगर इसने जिंदा कर कर मुझे वापस दी है। और बेटी से कहा है बेटी आपकी क्या राय है? तो वो बाज कहता है भैया तोता, उस बेटी ने कहा है इनने मेरे साथ में कष्ट सहे, मैं इन संग करूं सगाई है। राजा ने अपनी बेटी की राय लेकर उस लड़के के साथ शादी कर दी है, आधा राजपाट दिया है और कहा बेटा इसके साथ रहो। तो बाज कहता है भैया तोता, अरे एक दिन आपकी बात सुनो, कछु सालों पहुंचे आई है। अरे आधी रात के समय सुनो, बेटी को लियो उठाई है। बाज कहता है आधी रात के समय एक दिन साधु आए और उन साधुओं ने इस बेटी को उठाकर अपने राज्य में ले जाकर जहां पर एक मणि थी, उस मणि में एक दानी रहता था, उस दानी के हवाले से कर दिया। और इस दानी ने ना पल की देर करी भैया, फौरन इस दियो जलाई है। अरे गरम तेल हाय कर करके पाने जिंदा लई चबाई है। बाज ने कहा इसे दानी के हवाले उन महात्माओं ने कर दी और उस दानी ने गरम तेल में इसे जिंदा जला दिया और खा गया। और ये वही राजकुमारी ने एक दूसरे राजा के यहाँ जन्म लिया जो आज तुम्हारे साथ है। इतनी बात कहकर तोता तवा कहने लगो अरे मेरे भैया, अब पानी सोनो तुम्हार जी। बात सुनकर तोता कहने लगा भैया अब मैं तुम्हें बताता हूँ जिस राजा का राजकुमार है ये कौन था और इसके साथ किस तरह से दोस्ती निभाई। अब इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 4 का कि तोता बात से क्या कहता है। अरे आगे कहानी कुछ और है अरे मेरे भैया,
रहे चटका